हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें हमने फुल प्रिपरेशन की बात की थी। जिसमें हमारा पहला सब्जेक्ट जो चल रहा है वो ज्योग्राफी है। इसमें हमने भारत का भूगोल शुरू किया था। इसमें अब तक हमने 15 क्लास कर ली हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं की है तो आप कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो सारी आपके इंडियन ज्योग्राफी है उसमें लगभग हो चुकी है। कुछ कुछ चैप्टर आपके बचे हुए हैं, तो उनके बारे में हम आगे चर्चा करते रहेंगे। तो आज की जो क्लास है हमारी इंडियन जो रिवर्स हैं उनके बारे में बात चल रही है। पिछली क्लास हमने 15वीं क्लास में अपनी जो गंगा रिवर है उसको समझा था, उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में जाना, उनसे संबंधित और क्या चीज़ें जानकारी की थी वो सारी चीज़ें हमने समझी थी। और आज हम जो क्लास में समझने वाले हैं, हमने बताया था कि हम ब्रह्मपुत्र नदी को समझेंगे, और यानी नॉर्थ इंडिया की जितनी भी नदियां हैं उनकी सारी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप बड़ी बड़ी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी और उसके बाद सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को समझेंगे। तो आज की क्लास में आपकी जो है सारी चीज़ें हो जाएंगी। नॉर्थ इंडिया की रिवर्स जितनी हैं उनसे सहायक, उनकी सहायक नदियाँ, उनसे संबंधित आपके चाहे बांध हो, चाहे उन पे झील हो या कोई शहर हो या उनसे संबंधित कोई भी विशेष जानकारी, तो वो सारी चीज़ें आज हो जाएंगी। फिर कल एक और वीडियो बनाई जाएगी आपके लिए, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो दक्षिण भारत की सारी नदियां हैं वो सारी हो जाएंगी। तो लगभग आपकी 3 क्लास में पूरी नदियां जो हैं इंडिया की वो कवर होने वाली हैं, और उनसे संबंधित सारी जानकारी जो आपको एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है वो सारी जानकारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आज शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या है आपकी आज की रिवर में। तो अब हम बात शुरू करने वाले हैं अपनी ब्रह्मपुत्र नदी से। तो मैं आपके लिए लिखता हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर या ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ से हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं। क्योंकि हमने गंगा की सहायक नदियाँ, गंगा की पूरी कहानी समझ ली थी, विद डायग्राम समझी थी। आज जो है ब्रह्मपुत्र को समझेंगे और विद डायग्राम समझेंगे, और उससे संबंधित सारी जानकारी समझेंगे, कौन सी चीज़ कहाँ है और उस पर कौन से शहर हैं या कोई क्या जानने वाली बातें हैं। तो मैं आपको बता दूं, मैप के साथ ही इसमें भी चलेंगे हम। तो आप सभी जानते हैं कि ये आपका जो है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है लगभग वो हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं इस तरीके से, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर हम इधर चलते हैं और फिर ये आपका इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो ये आपका बांग्लादेश, इस तरीके से मान लेते हैं ये आपका है। तो हमें चूँकि ब्रह्मपुत्र समझना है तो उसके हिसाब से हम डायग्राम बना रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने बताया था पुरानी क्लास में कि यहाँ पे कौन सी एक झील है, यहाँ पे मानसरोवर झील है। तो मानसरोवर यहाँ पे एक झील है, मानसरोवर एक झील है। इसी के पास से क्या होता है, या यहीं से लगभग आपकी क्या निकलती है, ब्रह्मपुत्र निकलती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरीके से ये झील, ये नदी जाती है ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पे इस तरीके से ये मुड़ती हुई और यहाँ से इस तरीके से ये फ्लो होती है। यहाँ पे इसमें गंगा मिलती है जिसके बारे में हमने चर्चा की। तो उसके बाद पद्मा नाम बोला जाता है इसका, जो ब्रह्मपुत्र है उसके बारे में सब अब सबको जानेंगे। अभी अब हमने डायग्राम बनाया हुआ है तो इसको आप समझिए और फिर हम पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो इस तरीके का डायग्राम बनाना है आपको भी, और फिर आगे क्या क्या है इसके बारे में वो सब बातें हम कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, पहली बात इसमें समझिए, पहली बात इसमें समझ लेते हैं कि आपकी क्या क्या बातें हैं। तो इससे संबंधित पहली बात कि एक तो आपको जानना है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो मैं जिस तरीके से लिखूँगा आप उस तरीके से बनाते जाएं। उद्गम, इसका उद्गम यानी कहाँ से निकलती है, ये आपके लिए पहली बात जानने वाली है कि ये कहाँ से निकलती है। तो आप जानते होंगे, नहीं तो मैं अब लिखता हूँ कि इसको जो है एक ग्लेशियर है चेमा यांगडोंग, चेमा यांगडोंग ग्लेशियर है, वहाँ से इसका जो है उद्गम होता है। और उसके पास एक और ग्लेशियर है, तो मैं दोनों ग्लेशियर का नाम लिखता हूँ, चेमा यांगडोंग ग्लेशियर शॉर्ट में लिखता हूँ वह, एवं इसके अलावा भी एक और ग्लेशियर है उसी के पास। तो उन दोनों के पानी की वजह से क्या होता है, जो है इस नदी का उद्गम होता है, यांगसी ग्लेशियर। तो यांगसी ग्लेशियर है, इन दोनों से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। और ये दोनों ग्लेशियर किसके पास हैं, ये दोनों ग्लेशियर किसके पास हैं, ये आपके मानसरोवर के पास है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मानसरोवर के पास क्या है, ये दोनों ग्लेशियर हैं। तो मानसरोवर झील के पास जो है, और ये दोनों ग्लेशियर हैं। और ये मानसरोवर झील आपको पता है कहाँ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये तिब्बत में है। कहाँ पे है, तो ये तिब्बत में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इसका उद्गम हो जाता है।
अब मैं आपको बता दूं कि पहले या इसको जो है असम का जो है या अभी भी सौरो ऑफ असम कहा जाता है, यानी कि असम का शोक इस नदी को कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस नदी को असम का शोक कहा जाता है, तो वो भी आपकी कौन सी है, तो वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, यानी कि ये कितने एरिया में बहती है, कितने एरिया में फ्लो होती है। तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना होगा, तो जल ग्रहण क्षेत्र इसका होगा 5.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, इतना है। अब आप पूछ सकते हैं कि भारत में कितना होगा, तो भारत में जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, भारत में कितना होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये नदी आपके तिब्बत से फिर बांग्लादेश और भारत, तो तीन देशों से बहती है। तो अलग अलग सबका जो है इसका जल ग्रहण क्षेत्र होगा। तो टोटल कितना है, 5.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत के हिसाब से देखें तो 1.9 लाख किलोमीटर जो है इसका जल ग्रहण क्षेत्र कहाँ पे है, भारत में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतनी है। अब आपसे अगला क्वेश्चन कर सकता है कि इसकी लंबाई बताइए। तो इसकी लंबाई के हिसाब से इसको देखें तो इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई जो मैं आपको बता दूं 2900 किलोमीटर है, यानी कि 2900 किलोमीटर है। अब भारत में कितनी लंबाई होगी, अब चूँकि टोटल लंबाई तो इतनी है 2900 किलोमीटर, अब भारत में कितनी लंबाई होगी, तो उसके हिसाब से देखें तो भारत में देखें तो अप्रॉक्स कितनी है, तो भारत में अप्रॉक्स है आपकी 900 किलोमीटर। तो इस तरह हिसाब से देखा जाए तो ये इसकी लंबाई जो है भारत में इतनी है। अब बांग्लादेश अगर आपसे पूछ सकता है तो बांग्लादेश में कितनी लंबाई होगी, तो बांग्लादेश में कितनी होगी, तो लगभग वहाँ पे भी कितनी है, वहाँ भी 300 किलोमीटर के आसपास ये फ़्लो होती है। तो इस तरीके से बाकी जितनी बचती है तो वो आपकी टोटल है तिब्बत से फ़्लो होने वाली, तो उसकी लंबाई वहाँ पे इतनी हो जाती है। ठीक है, इस तरीके की कुछ इसके बारे में जानकारियाँ हैं। अब हम डायग्राम के हिसाब से समझते हैं कि और क्या आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो पहली बात कि इसको तिब्बत में क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं सांगपो नदी। तो तिब्बत में इसको क्या बोला जाता है, इसको सांगपो नदी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, तिब्बत में बोला जाता है। इसका क्या अर्थ होता है, सांगपो का मतलब क्या हुआ, सांगपो का क्या अर्थ होता है, तो ये अर्थ लिख लीजिए। सांगपो का अर्थ क्या होता है, इसको शोधक नदी कहा जाता है, इसका मतलब होता है शोधक नदी। तो शोधक नदी का मतलब क्या हुआ, यानी ये नदी जो है वो शुद्ध या पवित्र करने वाली नदी है, किसी भी चीज़ को शुद्ध या पवित्र करने वाली नदी है, तो इसीलिए इसको शोधक नदी भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रख लीजिए। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये शुद्ध या पवित्र करने वाली नदी है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शोधक नदी कहा जाता है। फिर मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चोटी है, यहाँ पे एक चोटी है इसके पास में, इसको क्या बोलते हैं, नामचा बरवा बोलते हैं, इसको नामचा बरवा बोलते हैं, जिसके बारे में हमने बात की थी अपने, जब हम जो है इसको पढ़ रहे थे हिमालय को, तब हमने बात की थी। इसके बाद मैंने एक और बताया था कि यहाँ पे एक दर्रा है जिससे होके ये नदी एंट्री करती है भारत में। यहाँ पे एक दर्रा है जिसका क्या नाम है, यहाँ पे एक दर्रा है, इसका क्या नाम है, तो यांग्याप दर्रा मैंने आपको बताया था, इसका नाम है यांग्याप दर्रा। इससे क्या होता है, इस दर्रे से होकर ही एंट्री करती है भारत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी। फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश में जाती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका क्या नाम होता है वो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अलग नाम है और ब्रह्मपुत्र नाम इसका असम में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या क्या बोल सकते हैं, दिहांग या सियांग नदी कहा जाता है। तो दिहांग या सियांग ये दोनों में से एक नदी इसको नाम देते हैं। तो दोनों नाम होते हैं इसके, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग या सियांग। इसके बाद आगे बढ़ती है और ये आपके असम में क्या कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। असम में क्या कहलाती है, तो ब्रह्मपुत्र कहाँ पे कहलाती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे कहलाती है, वो आपके असम में कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना है। असम में कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी। इस तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना है। इस पे यहाँ पे एक दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना है, जिसको आप जानते होंगे माजुली द्वीप, माजुली द्वीप बना है इस पे, वो आपको ध्यान रखना है कि माजुली द्वीप बना है। और ये कहाँ पे है, तो आपका असम में है। तो दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वह आपका यही है,
माजुली द्वीप। तो मैं आपको लिख देता हूँ कि विश्व का क्या है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदी द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा है वो, माजुली द्वीप है। और किस राज्य में है, इसको असम में है। इसके अलावा इस माजुली द्वीप को क्या बोलते हैं, इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया कि इसको क्या बोलते हैं, तो इसको असम का क्या बोलते हैं, इसे असम का सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है। इसको असम का सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर इससे और बढ़कर क्वेश्चन करता है तो ये क्या है, भारत का फर्स्ट, यानी कि भारत का प्रथम क्या है, भारत का प्रथम नदी द्वीपीय जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या है, नदी द्वीपीय जिला है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये स्टार मार्क आप कर लीजिए कि आपका भारत का पहला नदी द्वीपीय जिला कौन सा है, तो वो भी कौन सा है, आपका माजुली द्वीप है। वही आपका पहला जिला है जो नदी द्वीप का जिला है। तो इस तरीके से ये एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। फिर आप जानते हैं कि इसको जब ये असम के बाद जब आपके बांग्लादेश में एंट्री करती है तो उसका तब क्या नाम हो जाता है, तो यहाँ पे बांग्लादेश में इसको जमुना नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि जमुना नाम यहाँ पे दिया जाता है। इधर आपको गंगा जो आती है उसको पद्मा बोलते हैं, ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। इसके बाद इसका नाम हो जाता है मेघना, तो मेघना नाम हो जाता है। इसमें आप जानते हैं कि मणिपुर से एक नदी फ्लो होती है और फ्लो होने के बाद वो इसमें मिलती है। और मेघना भी एक तरह से किसकी सहायक है, तो बराक नदी की सहायक नदी है, तो वो दोनों आके मिलती हैं और फिर जो है मेघना नाम से ये आगे इसमें गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। और आपको सभी को पता है कि यहाँ पे क्या करती है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा, वो आपका निर्माण होता है। तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है, सुंदरबन डेल्टा बनता है इन दोनों नदियों के द्वारा। तो इस तरीके से एक जो है ब्रह्मपुत्र का डायग्राम आपका बन जाता है। अब हम इनकी सहायक नदियों के हिसाब से इनको समझेंगे कि और क्या क्या चीज़ें इनके बारे में जानने वाली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपने ये डायग्राम बना लिया होगा, नहीं तो आप रुक के बना लीजिए, तो इससे क्या है आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम एक एक करके इनकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और देखते हैं क्या है इनके बारे में बातें। इसके बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ आप नोट पॉइंट लिख लीजिए, 2 पॉइंट जो हैं आपको जानने चाहिए। उसके बाद हम इसकी सहायक नदियाँ जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि क्या चीज़ें और हैं। तो 1-2 पॉइंट और इसके बारे में आप जान लीजिए ब्रह्मपुत्र को लेके। एक तो पहला कि आंध्र प्रदेश में इस पर एक जो है जो क्या कहते हैं ब्रिज बना हुआ है, उसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि देश का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील का ब्रिज है, तो वो आपको जानना चाहिए। इसीलिए मैं आपको जिसमें लिखता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश जो है आपका, उसमें सियांग नदी जो है आपकी, जिसमें सियांग नदी बोलते हैं जिसको ब्रह्मपुत्र को, अरुणाचल प्रदेश में, तो वो सियांग नदी पर क्या है, सियांग नदी पर देश का क्या है, देश का सबसे बड़ा केबल ब्रिज बना हुआ है। इसको ऐसे लिखिए कि सबसे बड़ा सिंगल लेन स्टील केबल ब्रिज। तो ये जो ब्रिज बना है वो भारत का क्या है, जो देश का सबसे बड़ा सिंगल लेन स्टील ब्रिज है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको क्या नाम दिया गया है वहाँ पे, तो इसको क्या नाम से जानते हैं, तो इसको ब्योरुंग ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो ब्योरुंग ब्रिज जो है उसको यहाँ पे इस नाम से जाना जाता है, तो ये इसका नाम है ब्योरुंग ब्रिज। इस तरीके से एक और पॉइंट आप लिख लीजिए नोट में, जिससे क्या है कि इसके बारे में फिर हम सहायक नदियों पर सीधी बात करेंगे कि एक ब्रह्मपुत्र, यानी असम की बात करें तो उसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। और ब्रह्मपुत्र पर क्या है, असम में एक ब्रिज बना हुआ है। असम में देश का क्या बना हुआ है, देश का सबसे लंबा क्या बना है,
देश का सबसे लंबा रेलवे के साथ, यानी रेल सह सड़क, इसको रेल सह सड़क पुल बोलते हैं। तो ये बना हुआ है। और इसका क्या नाम है? नाम की अगर बात करें तो नाम है इसका बोगीबिल, जिसको आप सभी जानते होंगे, बोगीबिल। तो बोगीबिल पुल जो है वो इस पे बना हुआ है ब्रह्मपुत्र पर, असम में। और इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई की बात करें तो 4.94 किलोमीटर के बराबर इसकी लंबाई है। ये इसकी लेंथ है, लंबाई। तो ये बात आपको 2 बातें याद रखनी है। अगर ये पूछता है कहाँ पे है, तो असम के, ये कहाँ पे है? तो असम के डिब्रूगढ़ में बना हुआ है। असम के डिब्रूगढ़ में बना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बातें कुछ इसकी जानकारी की हुई। और कब बना था, तो ये भी अगर पूछता है तो आप सभी ध्यान रखिएगा, लिख सकते हैं। दिसंबर 2018, 28 दिसंबर 2018 में इसका जो है निर्माण हुआ था, उद्घाटन हुआ। उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है और इसकी सहायक नदियों के बारे में, और मैप के जरिए इनको समझेंगे। तो मैं आपको मैप बनाता हूँ, आप बनाइए साथ में। ये तो आपकी होगी मानसरोवर, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। पहले अपनी मेन नदी बनाएंगे। तो ये जो है, ये मान लेते हैं हम सिर्फ नदी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे सहायक नदियाँ समझने में आपको आसानी होगी। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर हम समझते हैं। तो ये तो आपकी सांगपो यहाँ पे कहलाएगी। इसको मैं अगर वैसे देखूँ तो सांगपो की बात करें, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सांगपो। फिर यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? तो आपको जिसको मैंने बताया कि इसको जो है सियांग या दिहांग नदी बोलते हैं। तो इसको दिहांग बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ये ब्रह्मपुत्र आपकी मेन रिवर है, ब्रह्मपुत्र। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो है बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। तो ये तो हो गए इसके मेन नाम। अब इसकी सहायक नदियाँ समझ लेते हैं। सहायक नदियों को मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, तो वो आप समझिएगा कि सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो दाएं और बाएं दोनों तरफ से देखते हैं। पहले हम दाएं तरफ की नदियाँ देखेंगे कि सहायक नदियाँ इसकी कौन सी हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो एक नदी इसमें मिलती है यहाँ से, और ये इसका नदी का नाम है जो है आपकी लोहित नदी। तो उसको आपको ध्यान रखना है। एक नदी इस तरीके से मिलती है इसमें, तो यहाँ पे मिलती है। इसको कौन सी बोलते हैं? तो ये आपकी लोहित नदी जो होती है वो इसका नाम हो जाता है। तो ये लोहित नदी है, इसको ध्यान रखना कि लोहित नदी है। इसको क्या दूसरा नाम बोलते हैं? तो या इसको खूनी नदी भी बोलते हैं। चर्चा करेंगे क्यों बोलते हैं। तो खूनी नदी भी इसको बोला जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये नोट करके लिख सकते हैं कि खूनी नदी भी कहा जाता है। और इसके बारे में क्या जानने वाली बात है, तो हम लोहित नदी के बारे में अगर बात करें तो इस पे क्या है कि इस पे एक पुल बना हुआ है जिसको हम धौला सदिया का पुल बोलते हैं। तो धौला सदिया पुल कहा जाता है। और इस पुल के बारे में क्या है कि देश का सबसे लंबा सड़क पुल है ये। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये पुल क्या है? देश का सबसे लंबा सड़क पुल है, ये ध्यान रखना है। तो देश का क्या है? सबसे लंबा सड़क पुल है। और ये दोनों जो धौला और सदिया जो लिखा हुआ है, तो धौला सदिया पुल तो है ही, लेकिन ये दोनों जगह के नाम है, ये एक स्थान के नाम है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो धौला नाम लिखा है, ये आपका कहाँ पे है? तो धौला कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और सदिया कहाँ पे है आपका? तो ये असम में है। ये आपको ध्यान रखना है कि असम में है ये आपका सदिया, और ढोला कहाँ पे है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो इन दोनों जगह के बीच में को जोड़ने के लिए क्या बना है? ढोला सदिया बना है, ब्रिज बना है। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें लोहित नदी में ही एक नदी आके मिलती है, उसका नाम दिबांग नदी है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको हटा दूं अभी, तो इसको इधर लिखेंगे। तो इसमें एक नदी इस तरीके से मिलती है और यहाँ पे मिलती है। इसको नदी को बोलते हैं दिबांग नदी। तो दिबांग नदी बोलते हैं।
इसको तो आपने पहले ही लिख दिया था कि उसको दिहांग बोलते हैं, तो वो दिहांग तो आप में लिखा होगा। इसको दिबांग नदी जो लोहित की सहायक है, और लोहित नदी जो मिलती है सीधे इस किस में जाके मिलती है, वो आपके ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करूँ तो यहाँ पे जो पुल बना है, यहाँ पे जो ब्रिज बना है, वो उसका क्या नाम है, उसी का नाम है बोगीबिल पुल, जिसके बारे में हमने बात की थी। तो बोगीबिल पुल कहाँ पे है, तो यहाँ बना है आगे इसके। तो ये हो गया बोगीबिल पुल। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सी और सहायक नदी है। तो उस सहायक नदी के बारे में जाने तो ये आपकी इस तरीके से इधर से एक नदी जाती है और इधर से नदी जाती है और एक नदी यहाँ मिलती है जिसका नाम है धनसिरी। तो एक ये है आपकी धनसिरी, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक धनसिरी नदी है, ये आपकी इसकी सहायक नदी है। फिर आगे एक और नदी आती है, वो इस तरीके से जाती है और यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे मिलती है और इन दोनों के बीच में क्या है आपका, यही आपका माजुली द्वीप है। ये आपके इसके बारे में मैंने चर्चा कर ली है, तो इसको मैं दोबारा नहीं लिखूँगा। अब यहाँ पे ये वाली जो है कोपिली नदी है, इसको आपको ध्यान रखना है, कोपिली नदी। तो ये आपकी कोपिली नदी होगी, ये भी सहायक नदी है किसकी, ब्रह्मपुत्रा की। फिर इसकी बाएं तरफ से मिलने वाली एक और नदी है जो मणिपुर से आती है और मणिपुर से इस तरीके से जाती है और इस तरीके से बहती हुई और इस तरीके से यहाँ पे मिल जाती है। ये कौन सी है, तो ये आपकी बराक नदी है। ये आपकी कौन सी है, बराक नदी है। मणिपुर में इसको बराक नदी, भारत में इसको जो है बराक नदी बोला जाता है और ये मणिपुर से निकलती है। एमपी मतलब मणिपुर समझ लीजिएगा अभी, या मैं लिखता हूँ, रुको। ये आपका मणिपुर हो गया। तो मणिपुर से उद्गम होता है और इस पे यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ पे क्या है, एक बांध बना हुआ है जिसका नाम भी कई बार क्वेश्चन में पूछते रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इसका नाम है तिपाई मुख बांध। तिपाई मुख बांध, ये आपको नाम याद रखना है। तो इस तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं। और इसी नदी को हमने बताया था कि बांग्लादेश में क्या नाम देते हैं, तो बांग्लादेश में इसका क्या नाम होता है, तो सूरमा नदी कहा जाता है। इसी बराक नदी को सूरमा नदी कहा जाता है। और इसकी एक सहायक नदी है बेसिकली, तो वो उसमें मिलती है, इसको मेघना कहा जाता है। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। कई आपको किताबों में मिलेगा कि ये मेघना इसमें मिला दी जाती है तो इसका मेघना नाम हो जाता है, लेकिन बेसिकली वो इसकी सहायक हो जाती है और इसमें मिल के जो है वो बनती है। तो इस तरीके से आप ये समझिएगा यहाँ से, और ये वाली नदी जो है फिर ये आगे बढ़ती है और फिर इसका नाम जो होता है वो जब उसमें गिरती है बंगाल की खाड़ी में, तो इसका नाम जो है मेघना ही रहता है। तो मेघना नाम से क्या गिरती है, ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं और आगे बढ़ती है बात। और फिर अब हम बाएं तरफ की समझ ली हम, अब दाएं तरफ की नदियां समझते हैं और दाएं तरफ में देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट नदी इसके बारे में हो सकती है। तो एक नदी जो है इधर से जाती है, एक नदी इधर से आती है, वो आपकी धनसिरी है, सुबनसिरी सॉरी। तो एक नदी इस तरीके से इसमें मिलती है, तो ये आपकी नदी हो जाती है सुबनसिरी। इसको लिख लीजिए, सुबनसिरी, ये आपकी है सुबनसिरी। तो ये सुबनसिरी होगी इसके दाएं तरफ से। फिर एक नदी है जो आपकी इधर से जाती है, इधर से फ्लो होती है और ये इधर यहाँ मिल जाती है। इसका नाम आप सभी जानते होंगे, मानस नदी है, क्योंकि मानस एक नेशनल पार्क है तो उसके हिसाब से इसका नदी का नाम वहीं से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम, इसके बेस पे उसका नाम रखा गया है, मानस ये नदी है। तो इसकी सहायक नदी है। यहाँ पे एक जगह है धुबरी से ये क्या करती है, एंट्री करती है आपके बांग्लादेश में। और फिर जो है इसमें एक सहायक मिलती है, इसमें एक सहायक मिलती है इधर से, और इसका नाम है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी है, ये सिक्किम से निकलती है। और सिक्किम से कहाँ से निकलती है, तो ये जेमू ग्लेशियर से निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ से निकलती है, जेमू ग्लेशियर सिक्किम से निकलती है। और इस पर ग्लेशियर के पास एक झील है, उसका नाम भी आप लिख लीजिए क्योंकि कई बार पूछ लेता है, क्योंकि सबसे ऊंची झील है वो चोलामू झील। तो ये जो है
इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये नदियाँ जो हैं मिल रही हैं इस तरीके से, इसकी सहायक नदियाँ। आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से इधर से एक गंगा नदी आती है जो इसमें मिलती है, तो यहाँ पे कौन सी नदी मिल रही है, गंगा मिल रही है, पर ये सहायक नहीं है, इसकी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक अलग रिवर है और वो अलग रिवर है, दोनों मर्ज करती हैं। तिस्ता की एक सहायक नदी लिख लीजिए, क्योंकि फिर इसके बाद इसके बारे में चर्चा ज़्यादा होगी नहीं। तो तिस्ता की एक सहायक नदी है रंगीत नदी, ये भी कई बार पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रंगीत नदी किसकी सहायक है, तो तिस्ता नदी की सहायक कौन सी है, तो तिस्ता की सहायक है रंगीत नदी। तो इस तरीके से ब्रह्मपुत्र की चीज़ें हो जाती हैं। अब हम अगली जो नदी पढ़ने वाले हैं, नदी तंत्र पढ़ेंगे, वो आपका अगला नदी तंत्र कौन सा होगा, तो वो सिंधु नदी तंत्र होगा, जिसके बारे में हम समझते हैं। तो अब हम देख रहे हैं सिंधु नदी तंत्र, इसको भी समझ लीजिए। सिंधु नदी तंत्र के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको जाननी चाहिए, तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में क्या क्या चीज़ें आपकी जानने वाली हैं, ये जान लेते हैं। तो पहली बात तो मैं इसमें बता दूं कि सिंधु नदी जो है आपकी कितनी लंबाई में है, वो पहले लिख लीजिए कि कितनी लंबाई है इसकी, तो 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इतने एरिया में ये इतनी लंबाई में मतलब बहती है। भारत में अगर लंबाई देखें तो भारत में कितनी लंबाई है, भारत में कितनी लंबाई है, मतलब कितनी लंबाई में बहती है, तो भारत में ये आपकी 1113 किलोमीटर के से होकर बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी सिंधु नदी को क्या बोला जाता है, तो इसको पाकिस्तान की क्या बोलते हैं, जीवन रेखा बोला जाता है। तो पाकिस्तान की क्या होती है, ये पाकिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको मैप के हिसाब से समझिएगा, तो क्या क्या चीज़ें और जानने वाली इसके बारे में होंगी। तो मैप बना के देखते हैं, ये मान लीजिए इस तरीके से मैं बनाता हूँ, और ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो अब इधर देखिए, ये तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो अब जैसे ये मैप हुआ ऊपर का, इसमें क्या है कि सिंधु नदी को समझते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। जैसे ये आपकी मानसरोवर है और यहीं से आपकी निकलती है ये, तो उसका उद्गम होता है, इसको ले जाते हैं ऐसे, और ये इस तरीके से बहती हुई और इस तरीके से बहती हुई ये पाकिस्तान से होते हुए, और यहाँ पे कराची के पास में, यहाँ पे कराची शहर है, तो कराची के पास में ये जो है अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ पे क्या है, आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, अरब सागर है। तो ये कौन सा है, अरब सागर। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, अरब सागर में आगे गिरती है, सिंधु नदी निकली। अब ये निकलती है, और इसको तिब्बत में क्या नाम बोलेंगे इस नदी को, तो इसको तिब्बत में कुछ और नाम से जाना जाता है, वो भी आप जान लीजिए कि इसको बोलते हैं सिंगी खब्बाब रिवर बोलते हैं, या सिंगी खब्बाब नदी बोलते हैं इसका जो वैसे देखा जाए तो इसको शेरमुखी कहा जाता है। तो शेरमुखी कहा जाता है तिब्बत में, इसको क्या बोलते हैं, सिंगी खब्बाब से नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, शेरमुखी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, और ये भारत में जब एंट्री करती है तो यहाँ पे एक दर्रा है, जिसका क्या नाम है, इस दर्रे का नाम लिख लीजिए। इस दर्रे का नाम क्या है, तो इस दर्रे का नाम क्या है, इसका नाम है चांगला दर्रा। तो इस दर्रे का नाम है चांगला दर्रा। और ये कौन सी जगह है, जो लद्दाख की दमचौक है, लद्दाख का जो दमचौक जगह है जिसके बारे में हमने बात की थी, तो दमचौक स्थान पर ये दर्रा जो है स्थित है, वहाँ से इसकी एंट्री होती है। और इसके ऊपर जिसको हमने पढ़ाया था आपको, इसके ऊपर एक सेकेंड इसको मैं हटाता हूँ, इसके ऊपर जो है रेंज जो है वो बात कर लेते हैं। इसके ऊपर लद्दाख रेंज है, और इसके नीचे जो है ये वो जास्कर रेंज है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि लद्दाख रेंज या श्रेणी, और ये आपकी जो है जास्कर श्रेणी, तो ये जास्कर श्रेणी है।
इन दोनों के बीच से होकर ये सिंधु नदी बहती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या होता है, ये बहती हुई जाती है और पाकिस्तान में एक यहाँ पे जगह पड़ती है जिसको अटक स्थान बोलते हैं, इसको अटक स्थान बोलते हैं। तो एक अटक स्थान है, अटक, वहाँ वो पाकिस्तान में है पहली बात। और यहाँ पे पहली बार क्या होता है कि यहाँ पे पहली बार जो है सिंधु नदी क्या आती है, मैदान में निकलती है, यानी मैदान पे उतरती है। तो मैदान से बहना शुरू होती है, मैदान से बहती है, मैदान से बहना शुरू होती है, ये ध्यान रखना है आपको। जिस तरीके से हमने गंगा की बात की थी कि वो हरिद्वार से होती है तब मैदानों पे उतरती है, इसी तरीके से अटक स्थान पर पाकिस्तान का जो एक जगह है वहाँ से ये मैदानों में प्रवेश कर जाती है। फिर भारत की तरफ से इसमें यहाँ पे जाके यहाँ पे पंच नदी मिलती हैं, पंचनद मिलता है। तो पंच नदी के बारे में जानेंगे। तो पंच नद यहाँ पे मिलती हैं और ये जगह कौन सी है, तो ये जगह आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी जगह है। तो ये जगह कौन सी है, मीठन कोट इसका नाम है। क्या बोलते हैं इसको, मीठन कोट बोलते हैं। तो ये कहाँ पे, ये भी पाकिस्तान में, ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान के मीठन कोट में क्या होता है, इसमें पंचनद आके मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पंचनद अब कैसे हैं, क्या स्ट्रक्चर है, वो समझेंगे। तो उससे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि इसके बारे में कुछ चीज़ें और समझनी चाहिए, जिसको जैसे आपने सुना होगा कि जो आपका सिंधु नदी जल बंटवारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, उसके बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप एक सिंधु नदी जल बंटवारे के बारे में लिख लीजिए, सिंधु नदी जल बंटवारा। तो ये सिंधु नदी जल बंटवारा समझौता जो हुआ, समझौता ये कब हुआ, किन के बीच हुआ, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये तो जो है आपको पता है कि अयूब खान, वहाँ के जो है अयूब खान जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट लिखता हूँ पीडी, और ये अयूब खान राष्ट्रपति थे और अपने भारत के जो है भारत के नेहरू प्रधानमंत्री के बीच में, पीएम थे हमारे, उनके बीच में हुआ था। ठीक है, ये समझौता आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में हुआ। इसमें क्या बातें थी, इसको जाने। तो इसको समझिएगा कि इसमें जो है सिंधु नदी को, यानी जो पंचनद थी, बाकी नदियां थी, उनको समझते हैं यहाँ पे। इसमें उसमें आप तरीके से लिख लीजिएगा कि ऊपर की जो 3 नदियाँ थी, पहला पॉइंट मैं लिखता हूँ कि ऊपरी 3 नदियाँ जो थी, ऊपरी तीन नदियाँ जो थी आपकी, उसमें कौन सी आती हैं, सिंधु आती है। या तो चाहें तो उस पॉइंट को आप यहीं लिख लीजिएगा, नोट डाल के, जो समझौता है उसको नोट डाल के लिखिए यहीं पे आगे, और उसके नीचे लिखिए आप पॉइंट 1, ऊपरी 3 नदियाँ जो हैं आपकी सिंधु, झेलम और आपकी इधर चिनाब। तो ये जो 3 नदियाँ हैं, इनके पानी का क्या होगा, कैसे चीज़ें होंगी, बंटवारा कैसे होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। उस समझौते में क्या बात हुई कि पाकिस्तान जो है इन तीनों नदियों का 80% पानी का इस्तेमाल करेगा और भारत जो है वो इन तीनों नदियों के 20% पानी का इस्तेमाल करेगा। ये इस समझौते में बात की गई। फिर इस निचले की 3 नदियाँ आई, फिर निचली 3 नदियाँ हैं, उन कौन सी हैं, तो पहली एक रावी है, फिर दूसरी ब्यास है और फिर सतलज है। तो ये जो नदियां हैं, इनके पानी का किस तरीके से बंटवारा किया गया, तो इसके बारे में कहा गया कि 80% पानी जो है भारत इस्तेमाल करेगा। यानी भारत कितना इस्तेमाल करेगा, तो 80% पानी का इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान जो है वो 20% पानी का इस्तेमाल करेगा। तो इस तरीके से बंटवारा हुआ और दोनों के बीच में समझौता हुआ कि ठीक है कि हम ऊपरी नदियों का 80% पाकिस्तान को देंगे और निचली जो 3 नदियां हैं उसका भारत को 80% जो है मिलेगा और ऊपर वाली का 20% जो है भारत को मिलेगा। तो इस तरीके से बंटवारा हुआ और ये समझौता आज भी देखा जाता है, खबरों में आते रहता है। आगे बात करते हैं और पंचनद को समझते हैं। क्या ये पंचनद की कहानी, तो पंचनद को समझते हैं, मैप के साथ समझेंगे और फिर उसके बारे में जो जो बातें होंगी उनको भी जानेंगे। तो पंचनद को हेडिंग डाल सकते हैं। पंचनद में आपको सभी को पता है कि 5 नदियों के नाम आते हैं। तो वो आती है आपकी झेलम, दूसरी आपकी आती है चिनाब, और फिर समझेंगे कौन सी आती है, रावी, फिर आती है आपकी ब्यास, फिर आती है आपकी सतलज।
तो इस तरीके से 5 नदियाँ आती हैं जो किसकी सहायक हैं, एक तरह से सिंधु नदी की सहायक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इनके सभी के आप वैदिक नाम जानते ही होंगे। झेलम को पहले क्या बोलते थे, बितिस्ता बोलते थे। इसी तरीके से चिनाब को अस्किनी बोलते थे, रावी को परसुणी बोलते थे, ब्यास को बिपाशा, सतलज को शतुद्री बोलते थे। ये तो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैं इनको यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ये आप ध्यान रखिए कि इनको हिस्ट्री में पहले वैदिक समय में क्या बोला जाता था। अब मैप बनाते हैं और देखते हैं क्या है कि इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम यहाँ से समझ रहे थे कि यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और सिंधु नदी बहती हुई जाती है और बहती हुई इस तरीके से फिलो होती है। तो यहाँ पे 2 रेंजेस हैं जिसके बारे में हमने बात की, एक तो लद्दाख और ये आपकी जास्कर। अब फिर इसके नीचे कौन सी रेंज है, तो ये तो दोनों हो गई। और फिर इसके नीचे जो एक रेंज है वो आपकी हिमालय है, यानी ग्रेट हिमालय जो है, महान हिमालय जो है वो फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके नीचे एक और मध्य हिमालय की श्रेणी है, तो मध्य हिमालय की श्रेणी है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पीर पांजाल बोलते हैं। तो ये आपकी कौन सी है, पीर पांजाल, ये आपकी पीर पांजाल, ठीक है। ये आपका कौन सा है, ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय, ये आपका महान हिमालय है। ये आपका कौन सा है, महान हिमालय। और ये आप सभी को पता है, ये हमने लिखा लद्दाख, और ये आपकी कौन सी है, तो जास्कर श्रेणी है। तो ये आपने लिखा हुआ है, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ। तो इस तरीके से बहती हुई जाती है सिंधु, ये आपकी सिंधु बह रही है और यहाँ पे कराची के पास में ये है, अरब सागर में मिल जाती है। तो ये तो हो गई सिंधु, ये आपकी सिंधु रिवर हो गई। फिर अब इसी सहायक नदियाँ कैसे कैसे फ्लो होती हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपकी पीर पंजाल से होके एक जो आपकी नदी निकलती है उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसको समझते हैं कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ से एक रिवर निकलती है और ये इस तरीके से फ्लो होती है और यहाँ पे एक नदी के साथ मिलती है, उसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो ये कौन सी है आपकी, तो ये जो नदी है उसका क्या नाम है, झेलम नदी। ये कौन सी है, तो झेलम नदी है। और सब अभी जानते हैं कि इसी झेलम पर ये झेलम जो है आपकी कश्मीर घाटी में, इसमें एक बुलर झील है यहाँ पे। तो यहाँ पे बुलर झील है, मीठे पानी की झील जो है सबसे बड़ी, वो बुलर झील जो है। ये नदी जो है उसी बुलर झील में मिलती है, बुलर झील में मिलती है। तो इसी बुलर झील में मिलती है और फिर आगे बढ़ते हुए ये आके चिनाब नदी में मिलती है। और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो पूरी घाटी है, ये जो पूरी घाटी है ये कौन सी है, तो यही आपकी कश्मीर घाटी है। ये आपकी कौन सी है, तो कश्मीर घाटी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक नदी बहती है इस तरफ से, यहाँ से निकलती है इसी पीर पांजाल से और इस तरीके से बहती हुई और इस तरीके से जाती है। तो इसमें इसका नाम क्या है, चिनाब। तो ये चिनाब रिवर है, इसमें जाके झेलम मिल जाती है। फिर क्या होता है, यहाँ से आगे से एक नदी और निकलती है और एक नदी जो है आपकी वो इस तरीके से बहती हुई और यहाँ पे मिलती है, जिसको क्या बोलते हैं, तो रावी नदी बोलते हैं। तो इस तरीके से रावी नदी जाती है। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि यहाँ से ही इसी मानसरोवर से एक नदी निकलती है और एक नदी जो है वो इसी तरीके से फ्लो होती हुई आगे बढ़ती है और इसमें ही आगे मिल जाती है। तो वो आपकी कौन सी है, वो आपकी सतलज नदी है। तो ये कौन सी रिवर है आपकी, वो सतलज रिवर है। इस तरीके से देखते हैं। यहीं पे एक और रिवर होती है जो यहाँ पे इसमें मिल जाती है, तो यहाँ पे मिलती है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ब्यास नदी। तो ब्यास नदी इस तरीके से सतलज में मिलती है, फिर वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के मिलती है इसमें, और फिर ये आगे जो है आपकी सिंधु नदी में कौन सी जगह मिल जाती है, तो मीठनकोट, जिसके बारे में हमने बात की। तो इस तरीके से पूरा एक पंचनद बनता है, आपका पंचनद बनता है। अब ब्यास और सतलज, जहाँ ये वाली कौन सी है, तो ये नाम है सतलज, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से सारी नदी जो हो जाती हैं आपकी, और इस पे ही जहाँ सतलज और जो ब्यास नदी मिल रही है वहाँ पे एक जो बैराज बना हुआ है, इसको ही हरी के बैराज कहते हैं। और ये एक हरी के जगह थी, इसीलिए इसका नाम हरी के बैराज नाम रखा गया है। एक सेकेंड, इसका क्या नाम है, हरी के बैराज।
तो ये हरी की एक जगह है, यहीं पे एक बैराज बना हुआ है और इसी के हरी के बैराज से एक जो है नदी निकलती है, सॉरी नहर निकलती है। तो ये एक सेकेंड इसको मैं हटाता हूँ और रिवर बनाता हूँ एक आपके लिए। जो एक रिवर है, जो रिवर है वो आपकी कहाँ पे फ्लो होती है, पूरे राजस्थान में फ्लो होती है। इसका नाम आप सभी जानते हैं कि क्या नाम है इसका, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर है ये। तो ये आपकी फ़्लो होती है। ये कौन सी जगह है, तो हरी के एक स्थान है पंजाब का, वहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती हैं। तो इस तरीके से इंदिरा गांधी नहर, और इंदिरा गांधी नहर आपको पता है भारत की सबसे लंबी नहर है। तो सबसे लंबी नहर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे लंबी नहर हो गई, ये सबसे लंबी नहर हो गई। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनता है पंचनद का। अब इनके बारे में एक एक करके समझते हैं कि झेलम के बारे में क्या जानकारी है, फिर हम चेनाब को जानेंगे, फिर रावी को जानेंगे, फिर ब्यास को समझेंगे और फिर सतलज को समझेंगे। उन सब को हम जानते हैं एक एक करके, तो उनके बारे में जानते हैं। तो पहला आप डाल लीजिए झेलम नदी, इसके बारे में क्या क्या आपके लिए जानने वाली बातें हैं, तो इसको जानेंगे और फिर हम और चीज़ों के और नदियों के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात मैं आपको बता दूं ये कहाँ से उद्गम होता है। तो इसका उद्गम की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि ये पीर पंजाल से निकलती है पहली बात। तो कहाँ से हो रहा है, तो पीर पांजाल। तो पीर पंजाल की श्रेणी में एक जगह है, पीर पंजाल श्रेणी में एक झील का नाम है, वो लिख लीजिए, उसको बोलते हैं शेषनाग झील। अब एक शेषनाग झील के पास में एक झरना है, इसको क्या बोलते हैं, तो शेषनाग झील के पास में या निकट एक झरना है जिसको बोलते हैं बेरीनाग का झरना। तो बेरीनाग झरने से ये क्या होती है, नदी निकलती है। तो बेरीनाग यानी कि पीर पांजाल श्रेणी में शेषनाग झील के निकट बेरीनाग झरने से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बात करें झेलम नदी के बारे में और क्या है, तो इस पे कई सारी परियोजनाएं हैं, वो परियोजनाएं आप लिख लीजिए, वो जान लीजिए कि इस पे और कौन सी कुछ परियोजनाएं हैं। तो जैसे आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, इस पे उरी परियोजना है एक, इस पे एक उरी परियोजना है। इसके अलावा इस पे तुलबुल परियोजना है, इस पे एक तुलबुल परियोजना बनी है। तो ये जो दो परियोजनाएं बनी हुई हैं ये आपकी किस पे हैं, तो झेलम नदी पे बनी हुई हैं। अब क्या जानने वाली बातें हैं तो झेलम के बारे में, तो इसकी एक सहायक नदी लिख लीजिए आप, जो आपसे पूछी जाती रही है कि सहायक नदी कौन सी है। तो इसकी इम्पोर्टेंट सहायक नदी जो है वो है किशन गंगा। इसके बारे में ही अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो किशन गंगा इसकी क्या है, सहायक नदी है। किशन गंगा जो है पाकिस्तान में इसको क्या बोला जाता है, तो पाकिस्तान में इसको क्या बोलेंगे, तो इसको नीलम नदी के नाम से जानते हैं। तो पाकिस्तान में इसे नीलम नदी कहा जाता है। और इसी नदी पर पाकिस्तान में एक बांध बना हुआ है, तो उसको भी जान लीजिए कि इस पर पाकिस्तान में एक बांध बना है, जिस बांध का क्या नाम है, तो आप सभी जानते हैं मंगला बांध है। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये मंगला बांध जो है कहाँ बना है, इसी किशन गंगा नदी पे है, जिसको जो है नीलम नदी कहा जाता है पाकिस्तान की। इसी को क्या है, ये जो आपका है तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बांध है, ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान का क्या है, ये सबसे बड़ा बांध है, तो इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस सबसे फिर आगे हम बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी, और सब झेलम के बारे में जो चीज़ें हैं वो यही हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको उसके बारे में नहीं पूछेगा। आगे बात करते हैं और देखते हैं कि और क्या जानने वाली बातें हैं। तो आपकी दूसरी नदी है जैसे चेनाब, इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए आपको, वो जान लेते हैं। तो चेनाब के बारे में आप सभी जानते होंगे। वैसे तो ये दो नदियों के मिलन से बनती है, जिसको चंद्र और भागा बोलते हैं। तो ये जो है एक दर्रा पड़ता है, बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रे के पास से निकलती है। अब दर्रे के पास से दो नदियाँ निकलती हैं, मैं आपको बता दूं कि एक तो आपकी निकलती है चंद्रा नदी और एक निकलती है भागा। ये दोनों जब मिल जाती हैं तो मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश में इनको क्या नाम दिया जाता है, चंद्रभागा।
तो चंद्रभागा नदी इनको बोला जाता है। फिर जैसे ये आगे बढ़ती है और फिर जब ये फ्लो होती है जम्मू कश्मीर में, जब ये जम्मू कश्मीर में जाती है तो जम्मू कश्मीर में इसे क्या बोलते हैं, इसको तब जाके चिनाब बोला जाता है, इसे चिनाब नदी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका जो है वो बनता है स्ट्रक्चर। और फिर जो है अब इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए कि फिर क्या है कि इसके बारे में कि ये जो है पंचनद, जिसके बारे में हमने 5 नदियों की बात की थी, उनमें सबसे बड़ी नदी है पंचनद में। क्या है ये, पंचनद में सबसे बड़ी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पंचनद में सबसे बड़ी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इस पर जो है विश्व का क्या बना है, सर्वोच्च रेलवे पुल बना है, यानी सबसे ऊंचा जो है विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सर्वोच्च पुल बना है या सबसे ऊंचा पुल बना हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊंचा पुल बना हुआ है जिसको हम लोग आर्क ब्रिज के नाम से जानते हैं, आर्क ब्रिज के नाम से जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं बता दूं कि इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनता है। जैसे ये चोटी हो गई, फिर ये घाटी हो गई और फिर से ये चोटी हो गई, तो इस तरीके से ये पहाड़ है। अब इसमें क्या है, नदी बह रही है, ये आपकी नदी बह रही है मान लेते हैं। तो अब इसको पार करना है तो दोनों चोटियों पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे कि हमने एक आर्क ब्रिज बना दिया। इस तरीके से हमने एक आर्क ब्रिज इस तरीके से बनाया, इस तरीके से एक आर्क ब्रिज बनाया और इस पे एक रोड डाला इस तरीके से। तो इस तरीके से इस पे इसकी कनेक्टिविटी बनाई गई है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको आप इस तरीके से और थोड़ा सा कर सकते हैं फाइन। तो ये एक तरीके से इस तरीके से वैली है। तो अब ये नदी जो बह रही है इसको तो पार कर नहीं सकते, तो इसकी वजह से क्या है कि इस पे एक जो है ब्रिज बनाया गया जिसको आर्क ब्रिज के नाम से जानते हैं। अब इस पे कुछ परियोजनाएं हैं, जिन परियोजनाओं को लिख लीजिए। इस नदी पर यानी कि चिनाब नदी पर परियोजनाएं, तो चिनाब नदी पर परियोजनाएं कौन सी हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। इस पे कई सारी परियोजनाएं हैं लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लिख लीजिएगा। तो वो आपके लिए अच्छी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन में पूछी जाती रही हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहली है सलाल परियोजना, फिर है दुलहस्ती परियोजना, सलाल दुलहस्ती, फिर बगलीहार करके है, फिर कौन सी है इस पे, बगलीहार। तो बगलीहार है। और फिर क्या है, एक किश्तवाड़ करके भी है, तो किश्तवाड़ परियोजना। इस तरीके से कुछ परियोजना इस पे इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हो जाती हैं। आगे बात करें और रावी नदी के बारे में क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो जाननी चाहिए आपको, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो रावी नदी के बारे में क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं, तो एक तो पहली बात ये, जो हिमाचल प्रदेश है उसमें क्या है, हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग दर्रा है। तो रोहतांग दर्रे के पास में रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रे से प्रवाहित या उसके पास से ये निकलती है। तो रोहतांग दर्रे के निकट से क्या होता है, रोहतांग दर्रे के निकट से उद्गम होता है इसका, ये ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है उसके पास से ये निकलती है। इसके बाद ये हिमाचल के बाद कहाँ पे फ्लो होती है, तो मैं लिखता हूँ हिमाचल से पंजाब में जाती है, पंजाब में प्रवाहित होते हुए कहाँ जाती है, ये पाकिस्तान के चिनाब में मिल जाती है, पाकिस्तान में चिनाब में मिलती है। तो पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, कहाँ मिलती है, पाकिस्तान में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करें इसके बारे में और क्या जानने चाहिए आपको, तो एक तो बड़ी बात है इसके बारे में कि इसमें पंजाब में एक 3 जगह है। तो पंजाब में क्या है, इस पर क्या है, इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, उसके बारे में मैं बताता हूँ कि इस पर क्या है, जो पंजाब है इस पर पंजाब में क्या बना है, एक 3 जगह है। पहली बात आपको ध्यान रखना है, 3 स्थान पर क्या बना है, 3 स्थान पर इस पर रणजीत सागर बांध बना है। तो रणजीत सागर बांध जो है बना हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी रणजीत सागर बांध को, क्योंकि ये 3 जगह है
तो इसको एक इस नाम से भी जानते हैं कि इसको थीन बांध भी कई बार बोला जाता है, तो थीन बांध भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर एक परियोजना और लिख लीजिए जिसको चमेरा परियोजना भी कहता है। तो ये चमेरा परियोजना भी किस पे बनी है, वो भी आपके रावी नदी पे बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट खबर है कि यह इसके नदी के पास में जो शहर बसे हैं किनारे पे, वो भी कई बार पूछ लेता है। तो एक तो रावी नदी पर आपको पता है लाहौर बसा हुआ है, और एक आपका सिंधु जो सभ्यता का जो वो था एक स्थल था हड़प्पा, तो वो भी आपका क्या है, हड़प्पा भी इस पे स्थापित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 शहर आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछते रहता है। अब इस पर आगे बात करें अगली वाली नदी पे, तो वो आपकी अगली नदी कौन सी है, तो वो आपकी ब्यास नदी हो जाती है। तो ये आपकी ब्यास नदी है, और ब्यास नदी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट आपको जानना चाहिए कि पहला तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, ये आपको जानना चाहिए। तो इसका उद्गम कहाँ से होगा, ब्यास नदी है तो ब्यास कुंड से इसका जो है उद्गम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है ब्यास कुंड। फिर क्या होता है कि ये आगे निकल कर पंजाब में जाती है, उद्गम के बाद ये पंजाब में जाती है, और पंजाब में मैंने आपको बताया कि एक हरी के स्थान है, हरी के स्थान है पंजाब में, वहाँ पे क्या होता है, ये हरी के स्थान पर सतलज से क्या होता है, मिल जाती है, सतलज से मिलती है। तो ये हरी के स्थान पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, हरी के स्थान पर सतलज से मिलती है। तो इस तरीके से इसके बारे में बात है। फिर इसके बारे में एक मैं और इम्पोर्टेंट खास बात बता दूं कि इस पर एक बांध बना है जिसको कई बार क्वेश्चन में पूछते रहे हैं, इसको पौंग बांध कहा जाता है। तो पौंग बांध निर्मित है किस पर, तो पौंग बांध निर्मित है आपके इसी नदी पर निर्मित है जो आपकी है ब्यास नदी। ठीक है, ये बात हो जाती है। इसके बाद आगे बात करें तो सतलज के बारे में और क्या जानने वाली बात है, तो आगे सतलज के बारे में और बात करने वाली बात क्या है, तो इसके बारे में भी जान ले जाते हैं। तो सतलज नदी जो है इसके बारे में और आपको क्या जानकारी रखनी है, तो सतलज के बारे में जान लेते हैं कि एक तो इसको मैंने बताया था कि उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम आप सभी जानते हैं कि मानसरोवर से होता है इसका। ठीक है, और इसके बारे में एक और जान लीजिए कि सिपकीला जो दर्रा है आपका हिमाचल प्रदेश में, सिपकीला दर्रा जो है वहाँ से एंट्री करती है भारत में, सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रवेश करती है, और इस पर क्या है, इस पर एक परियोजना का नाम लिख लीजिए जो हिमाचल प्रदेश में बनी है, वो आपको ध्यान रखना है कि इस पर हिमाचल प्रदेश में क्या बना है, हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकरी परियोजना बनी है। तो नाथपा झाकरी एक परियोजना है जो इसी सतलज पे बनी हुई है। तो नाथपा झाकरी परियोजना जो है इसी पे स्थापित है। ठीक है, तो ये इसके बारे में जानने वाली बात होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक सेकेंड, ये आपको ध्यान रखना है कि इस पे कौन सी परियोजना बनी हुई है, तो नाथपा झाकरी परियोजना स्थापित है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, और इसके बारे में एक और पॉइंट है कि इस पे एक जो है आपको जो एक बांध बना हुआ है उसको भाखड़ा बांध बोलते हैं, आपको सभी को पता है। तो भाखड़ा बांध जो है इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट खबर है वो जान ले जाते हैं। तो ये क्या है, आपको सभी को पता है कि ये भारत का क्या है, भारत का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध है। ये आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुरुत्वीय बांध सबसे बड़ा कौन सा है, तो भाखड़ा बांध है, और किस नदी पर है, तो आपकी सतलज नदी पर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और इस पे बांध बना हुआ है जिसको नांगल बांध बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नांगल बांध बोलते हैं। अब इसी भाखड़ा बांध की वजह से क्या हुआ कि जब नेहरू जी इसको देखने गए थे बनने के बाद, तो इन्होंने इसको किस नाम से पुकारा था, तो इसको चमत्कारिक विराट वस्तु कहा था। इसको क्या कहा था इन्होंने, तो चमत्कारिक विराट वस्तु कहा था। किसने कहा था,
चमत्कारिक विराट वस्तु, तो जवाहरलाल नेहरू ने, एक सेकेंड, जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था चमत्कारिक विराट वस्तु। फिर इन्होंने जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू हुई तो बहुउद्देशीय परियोजना जब शुरू हुई तो इस परियोजनाओं को इन्होंने क्या बोला, नेहरू जी ने इन परियोजनाओं को क्या बोला था कि ये भारत के क्या हैं, तो भारत के आधुनिक मंदिर इनको बोला था। भारत के आधुनिक मंदिर इनको नाम दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके बारे में आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या जानने वाली बात है। अब इन दोनों बांधों को देख लेते हैं कि मैप में ये कहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो मैंने जो मैप बनाया उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपको कहाँ पे जो है दिखाई देंगे। तो मैं एक सेकेंड इस कलर से दिखाऊंगा कि जो है आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, तो वो हम बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये आपका यहाँ पे है, यहाँ पे जो बांध है ये आपका भाखड़ा बांध है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका क्या है, भाखड़ा बांध है, ये आपका भाखड़ा बांध है। फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आगे जो है आपका यहाँ पे कौन सा बांध है, तो यहाँ पे नांगल बांध है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं उसी में जिसमें आपने डायग्राम बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये चीज़ हो जाती है। तो हमने आज ये चीज़ें जान ली, सिंधु नदी का पूरा तंत्र जान लिया, ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा तंत्र जान लिया। तो अब जो है हम आगे बढ़ेंगे जब, तो अब हम दक्षिण भारत की पूरी नदियाँ करने वाले हैं। तो दक्षिण भारत की पूरी नदियाँ समझेंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई रखिए जारी, और हमारी जो इस वीडियो का है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए, जिससे आपको नई नई क्लासेस मिलती रहेंगी। और भी सब्जेक्ट्स की क्लास जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आगे मिलती रहेंगी। कुछ समय बाद हम इन्वायरमेंट की क्लास शुरू करने वाले हैं, इसी के लिए UPPCS और RO के लिए, वो भी आपके लिए शुरू करने वाले हैं। फिर ऐसे ही हम सब्जेक्ट चलाते रहेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से शुरुआत होगी। और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे आपको क्या है PDF मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।